हेलो फ्रेंड्स, पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पीछे टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म, मतलब कूलम्ब का नियम और कूलम्ब के नियम का वेक्टर स्वरूप, दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखिए कूलम्ब के नियम में क्या है और इसके वेक्टर फॉर्म में क्या है, फिर इसके वेक्टर फॉर्म से क्या हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कूलम्ब का नियम। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले दो वीडियो लेक्चर में क्या देखे हुए थे। पहले दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा हुआ था कि दो चार्जेज अगर पास पास रखे गए हैं तो उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक, स्थिर वैद्युत बल उनके बीच में काम करता है। अब ये स्थिर वैद्युत बल कितना लगता है, तो इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, या कह सकते हैं कि जो बल का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, इसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ के द्वारा निकालते हैं। ठीक, कूलम्ब्स लॉ क्यों, एक साइंटिस्ट थे सन 1785 में, जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब। मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक, चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब इनका नाम था पूरा। इन्होंने सबसे पहले बताया कि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस पास पास रखे गए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा। ठीक, तो मान लीजिए कि दो चार्जेज हैं Q1 और Q2। इसको मैं प्लस मान लेता हूँ, हो कुछ भी सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक, अभी मैं फिलहाल प्लस मान के चल रहा हूँ, प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R लेता हूँ। तो जो कूलम्ब थे उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो फोर्स इस पर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स जो होता है इन दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यानी कि जो दोनों चार्जेज हैं इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, Q1 टू Q2। ठीक, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो इसके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, यानी कि जो R है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 R²। ठीक, दो चीज़ें बताएं। अब दोनों लॉज को हम लोग मिला देते हैं। दोनों लॉज को अगर आपस में मिला दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अब अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कराएंगे, यानी कि F इज इक्वल टू लिखेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R² आता है, जहाँ पे K क्या है, ये एक हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट क्या है, K की वैल्यू डिपेंड कहाँ करेगी, जे K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू दोनों चार्जेस के बीच का जो माध्यम होगा या इंटरवेनिंग मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़, जो हम लोग यूनिट्स चुनेंगे, यानी कि जो हमारी क्वांटिटीज़ Q1 Q2 अपॉन R² हैं, तो Q1 Q2 और R की जो यूनिट्स होंगी वो किस सिस्टम में ले रहे हैं, इन दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक, यानी K की वैल्यू दोनों चार्जेस के बीच के माध्यम और किस पद्धति में हम लोग यूनिट को लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, तो अगर हम लोग CGS सिस्टम की बात करें, CGS सिस्टम, इसी को हम लोग गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो गॉसियन सिस्टम में हम लोग जब बात करेंगे तो जो F होता है वो किस में ले जाता है, डाइन में। Q1 Q2 को हम लोग ले लेंगे स्टेट कूलम्ब में। आप लोग को बताए थे हम पीछे, दूसरे लेक्चर में देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि स्टेट कूलम्ब जो होता है CGS यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कह सकते हैं चार्ज का, स्टेट कूलम्ब। ठीक, और जो R है उसको किस में ले लेंगे, सेंटीमीटर में। तो अगर हम लोग CGS सिस्टम में बात करें तो CGS सिस्टम में जो K की वैल्यू होती है, या गॉसियन सिस्टम में जो K की वैल्यू होती है वो K की वैल्यू 1 होती है, K इज इक्वल टू 1। ठीक, तो CGS सिस्टम में जो हमारा फार्मूला आएगा कूलम्ब्स लॉ का
वो कितना आएगा, ये दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आ रहा है वो कितना आएगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि K की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये किस सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में। इन सीजीएस सिस्टम। अब F की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे पहले लिख रखा हूँ डाइन होती है, ठीक। लेकिन इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जनरली जो इंटरमीडिएट का कोर्स होता है या बीएससी लेवल पर भी जो पढ़ाया जाता है, तो जनरली हम लोग इंडियन बुक्स में एसआई सिस्टम को फॉलो करते हैं, और एसआई सिस्टम ही इंटरनेशनल सिस्टम होता है, तो हम लोग एसआई सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो एसआई सिस्टम में के की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ, बोर्ड को शिफ्ट कर लेता हूँ यहीं से। एसआई सिस्टम की बात करेंगे जब, एसआई सिस्टम में के की वैल्यू कितनी आएगी, तो एसआई सिस्टम में के की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो के का मात्रक भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते थे। मात्रक इसका क्या आ जाएगा, के का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, देख लीजिए फार्मूले में के का मात्रक मैं लिख रहा हूँ या के की यूनिट लिख रहा हूँ, तो के की यूनिट कितनी आएगी, आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, तो न्यूटन इसका होता है, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे जो क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट आ रही है बीच में, के की वैल्यू में एक क्वांटिटी क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट को। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू दी जाती है ये है 8 पॉइंट, एप्सिलॉन नॉट इसको मैं लिखता हूँ 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगेन देखिए, अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिखें, ठीक, तो फार्मूला मैं लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं यूनिट लिखता हूँ तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा एसआई सिस्टम में, अगर हम के की वैल्यू ये पुट कर दिए तो हमारे पास जो एफ की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हमारा एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट आएगा वो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊँगा, एफ नीचे आ जाएगा, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। जस्ट इसका उल्टा आ रहा है, ठीक। तो ये हमारे किसकी वैल्यू हो गई, एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर यहीं पे एक चीज़ और आ जाए, यहाँ ये चार्जेस के बीच में क्या है, मतलब अभी मैंने क्या मान रखा है, दोनों चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, ठीक। तो इस केस में हमारा फार्मूला क्या आ गया वैक्यूम के लिए, और एसआई सिस्टम में के की वैल्यू लेने के बाद ये आ गया, ठीक। अगर के जगह पे या वैक्यूम की जगह पे कोई मीडियम हो, ठीक, तो उस केस में हमारा फार्मूला क्या आएगा, तो जो हमारा फार्मूला होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एज इट इज आएगा, ठीक। अब यहाँ एप्सिलॉन क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी या सिर्फ और सिर्फ परमिटिविटी, ठीक। निरपेक्ष विद्युतशीलता हिंदी में बोलाता है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता इसको बोलते हैं, या सिर्फ और सिर्फ विद्युतशीलता बोल दिया जाता है, विद्युतशीलता माध्यम का या माध्यम का विद्युतशीलता, ठीक। तो एब्सोल्यूट ये हमारा एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक। मीडियम बिटवीन टू चार्जेज लिखा हुआ है, लास्ट तक पूरा पढ़ लीजिएगा, मीडियम बिटवीन टू चार्जेज। तो यहाँ पे आपने देखा 3 फार्मूले हमारे पास आ गए एफ के लिए। पहला फार्मूला जो है रेड कलर से मैंने लिख रखा है, ये क्या है, सीजीएस सिस्टम में है, ठीक। यहाँ एफ की वैल्यू डाइन में आएगी, यहाँ एफ की वैल्यू न्यूटन में आएगी, जो कि हमारी एसआई सिस्टम में लिखी गई है। ये दोनों फार्मूले तब लिखे गए हैं जब हमारे दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, फ्री स्पेस है यानी वैक्यूम है। लेकिन अगर हम लोग दोनों चार्जेस के बीच में कोई माध्यम ले लें तो उस केस में क्या लिखेंगे, ये फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या ये कह सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक। इसको साफ निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं,
और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा क्या था, कूलाम का नियम था, पूरा आप लोग देख सकते हैं इसको। ये हमारा पूरा कूलाम का नियम था। ठीक, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ कि कूलाम के नियम से हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, जो दो चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होगा, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देख पा रहे होंगे हेडिंग आप लोग, कूलम्स के लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है। अब देखिए वेक्टर फॉर्म जो है कूलम्स के लॉ का वो दो तरह से लिखा जाता है। पहले तरीके में क्या होगा, जब हमको ओरिजिन ना दिया गया हो, ठीक, और ओरिजिन से चार्जेज के पोजीशन वेक्टर्स न दिए गए हों उसमें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमको क्या पता हो, दो चार्जेस पता है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पता हो। तो इस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैंने फिर से मान लिया वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए Q1 यहाँ पे है कोई चार्ज और यहाँ पे कोई क्या है, कोई चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R। अब चूंकि हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमको विद डायरेक्शन लिखना होगा, फोर्सेस को भी विद डायरेक्शन लिखना होगा और डिस्टेंसेस को भी विद डायरेक्शन लिखना होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ एज्यूम करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इधर F12 जिसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं ले रहा हूँ। F12 मतलब इसको मैं लिख दूँ कि F12 है क्या, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक, इसी तरह से इस पे मैं एज्यूम करूंगा इस डायरेक्शन में F21। ठीक, तो इसको मैं वेक्टर F12 लिखता हूँ, इसको F21 लिखता हूँ। वेक्टर F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक, यानी F12 क्या है, पहले आवेश पर लगने वाला बल दूसरे आवेश के कारण, और F21 क्या है, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक, इसको मैंने क्या किया, डायरेक्शन से दिखा दिया, यानी कि विद डायरेक्शन दिखा दिया। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें और एज्यूम करूँगा। एक और ध्यान दीजिएगा, ये जो नोटेशन मैं एज्यूम कर रहा हूँ F12 F21, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से एज्यूम किया गया है। ठीक, जैसे किसी बुक में क्या किया गया है कि F12 को इधर की तरफ मान लिया गया है, इस डायरेक्शन में Q1 से Q2 की तरफ, तो हम मान लिया गया है कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ऐसे माना गया है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे भी आप लोग एज्यूम करेंगे उसके हिसाब से डिस्टेंसेस के हिसाब से लिखेंगे, बाद में जो कंक्लूजन आएगा वो सही आएगा। ठीक, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैं क्या मानने जा रहा हूँ, मैं R12 मानने जा रहा हूँ, R12 कैप। R12 कैप क्या है, मैं लिख देता हूँ इसको भी, यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज 1 to 2। ठीक, यूनिट वेक्टर मान रहा हूँ क्या, फर्स्ट चार्ज से सेकेंड की चार्ज की तरफ। दूसरा क्या मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में R21 कैप, जहाँ पे R21 कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज सेकेंड टू फर्स्ट। ठीक, डायरेक्शन में दिखा रखा है, R21 कैप का डायरेक्शन क्या है, सेकेंड से फर्स्ट की तरफ, और R12 का डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट से सेकेंड की तरफ। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि R21 और R12 को मैंने वेक्टर माना हुआ है, सॉरी यूनिट वेक्टर माना हुआ है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं वेक्टर R12 की बात कर लूँ, जैसे ये यहाँ पे लिखा जाएगा R12 कैप, ये किसके बराबर आएगा, R12 वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R12। ठीक, यहाँ जो R12 वेक्टर है हमारा, ये कितना होगा, या मैग्नीट्यूड जो R12 वेक्टर का है, तो यह मैग्नीट्यूड हमेशा R के ही बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड है इक्वल्स टू जो वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों बराबर है, जिसको मैं क्या मान रहा हूँ, R के बराबर। ठीक, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड्स क्या है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड R के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक चीज़ मैं लिख सकता हूँ, जब R12 कैप लिखना होगा हमको, मैं क्या लिखूँगा, वेक्टर R12 अपान R, ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरह से R21 लिखना होगा तो वेक्टर R21 अपान R, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने क्या माना हुआ है, सेम मान लिया हुआ है। ठीक,
अब ये सारे नोटेशंस का यूज़ करते हुए मैं कूलम्स लॉ के फार्मूले को लिखने जा रहा हूँ। ठीक, अब कूलम्स लॉ के फार्मूले को लिखूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, जो एफ की वैल्यू आएगी तो मैं पहले लिखता हूँ F12 की वैल्यू, वेक्टर F12, वेक्टर F12 की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज कितना आएगा। तो जब हम लोग F12 लिखेंगे तो उसके साथ साथ उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस को भी लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये चीज़, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R21 कैप। F12 के डायरेक्शन में कौन है, R21, ठीक, F12 के डायरेक्शन में R21 कैप है तो उसको मैंने लिख लिया, R21 कैप आ गया। इसी तरह से अगर मैं F12 को लिखूं, सॉरी F21 को, वेक्टर F21, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा, F21 लिख रहा हूँ ना, तो F21 की डायरेक्शन में क्या है, R12 है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, R12 कैप। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यानी कि वेक्टर R12 और वेक्टर R21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है R के बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि जो हमारा R12 कैप है वो निगेटिव ऑफ R21 कैप के बराबर है। ठीक, R12 कैप किसके बराबर है, निगेटिव ऑफ R21 कैप के बराबर है। तो यहाँ जो लिखा गया है R12 कैप, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, निगेटिव ऑफ R21 कैप। तो F21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से अगर मैं लिखूँ तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, F21 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर माइनस ऑफ R21 कैप। ठीक, और अगर मैं इस माइनस साइन को बाहर निकाल दूं तो आप देखेंगे कि ये जो R21 कैप है पूरा ये क्वांटिटी आ जाएगी F12 के बराबर। यानी कि मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ कि F21 वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ वेक्टर F12 के बराबर आ रहा है। ठीक, यहाँ किसका यूज़ किया है मैंने, इक्वेशंस दोनों जो लिखे हुए हैं मैंने 1 2 और 2 1 वाले, इन दोनों का यूज़ किया हुआ है। यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, वेक्टर F21 जो है वेक्टर F12 के बराबर आ रहा है। ठीक, तो या सॉरी माइनस ऑफ वेक्टर F12 के बराबर आ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो हमारा कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है या न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है कि जितना फोर्स सेकेंड चार्ज के द्वारा फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है, यानी सेकेंड दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर जितना बल लग रहा है उतना ही बल पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर भी लग रहा है। ठीक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बताता है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, वो चीज़ यहाँ से कंफर्म हो रही है। दूसरी चीज़ जो इसके वेक्टर फॉर्म का मैंने डेरिवेशन किया, इस वेक्टर फॉर्म से एक चीज़ और कंफर्म होता है कि जो फोर्सेस लग रहे हैं इस पर, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है या सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है, वो एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रहा है। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या है, सेम है, एक ही लाइन है, इसी के अलॉन्ग में फोर्स लग रहे हैं। ठीक, अब एक ही लाइन के अलॉन्ग लगने वाले फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। ठीक, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म से हम दो कंक्लूजन्स निकालते हैं जनरली। यदि कभी पूछ लिया जाए कि वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है कि फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है वेक्टर फॉर्म का। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस यही है कि हमारा पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। और दूसरी चीज़ कि जो फोर्सेस हैं या कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ के द्वारा जो फोर्स मिला, कोलम्बियन फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक, यानी कि एक ही लाइन के अलॉन्ग काम करता है। दो चीज़ें कंफर्म हुई। अब एक चीज़ और मैं यहीं पे बता दूं थोड़ा सा, जैसे मैं किसी एक का मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, वेक्टर F12 का मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर इसी वेक्टर को मैं मैग्नीट्यूड लिखा हुआ हूँ, इसमें Q1 Q2 जो है, अगर इन दोनों का मल्टीपल
लेस देन 0 आता है। ठीक, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ पे। Q1 Q2 का मल्टीपल क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो सिंपल सी बात है कि जो f होगा वो 0 से छोटा होगा, यानी कि f क्या आएगा, f विल बी नेगेटिव। ठीक, और जब फोर्स नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव टाइप का होगा। ठीक, अट्रैक्टिव टाइप का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आकर्षण, आकर्षित करेगा एक दूसरे को, यानी कि जो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है वो क्या है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे, अगर ये नेगेटिव F आ रहा है तब। ठीक, अगर Q1 Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव आएगा, F की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इस केस में जो हमारा फोर्स होगा किस टाइप का होगा, रिपल्सिव टाइप का। एक चीज़ और कंफर्म कर दें यहीं पे, ये नेगेटिव कब आएगा। ठीक, आप लोगों को पीछे ही पढ़ा दिया गया है पहले लेक्चर में ही कि अपोजिट टाइप के चार्जेस जो होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम टाइप के जो चार्जेस होंगे दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब ये अट्रैक्टिव कब आएगा या नेगेटिव कब आएगा, सिंपल सी बात है कि इसमें से एक चार्ज नेगेटिव हो एक चार्ज पॉजिटिव हो, चाहे Q1 नेगेटिव हो Q2 पॉजिटिव हो या Q1 पॉजिटिव हो और Q2 नेगेटिव हो। तो इस केस में क्या आएगा, F की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिट टाइप के चार्जेस हो रहे हैं तो उस केस में हमारा फोर्स होगा अट्रैक्टिव टाइप का होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, ठीक, तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो तो उस केस में फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, फोर्स रिपल्सिव टाइप का होगा। ठीक, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुआ। तो ये हमारे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म था। ये इंटरमीडिएट लेवल पढ़ाया जाता है, यानी क्लास 12th लेवल पे, तो जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ठीक, इसके आगे मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा और इसको एलोबरेट कर देता हूँ। एलोबरेट क्या करना है इसमें, जैसे अभी मैंने माना था सिर्फ और सिर्फ क्या माना हुआ था, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दी हुई थी, पोजीशन वेक्टर्स नहीं दिए हुए थे। कभी कभी क्या होता है कि चार्जेस के पोजीशन वेक्टर्स दे देते हैं, दो चार्जेस हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उनका पोजीशन वेक्टर दे दिया गया, तब क्या करेंगे। तो मैं फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसी पेज को शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन। ठीक, किसके लिए, चार्जेस के लिए, यानी कि चार्जेस के लिए पोजीशन वेक्टर दिया गया हो। कंडीशन कुछ ऐसी हो कि ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से जो हमारा चार्ज Q1 है इसका पोजीशन वेक्टर R1 ले लिया जाए, और जो हमारा चार्ज Q2 है कहीं पे हाँ मान लेता हूँ मैं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया जाए, वेक्टर R2। तो ये हमारी जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, मान लिया इसको वेक्टर R। अब वेक्टर R की वैल्यू कितनी आती है, तो इसका डायरेक्शन भी दिखा दूँ मैं यहीं पे, ये डायरेक्शन से इसके मैंने वेक्टर R को ऐसे मान लिया। ठीक, अब वेक्टर R की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप लोग जानते हैं कि इस पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, अगर तीन वेक्टर्स क्लोज ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो तीनों का जो सम होता है, वेक्टर सम वो क्या होता है, 0 के बराबर आता है। तो तीनों का सम 0 के बराबर मतलब क्या है, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 बराबर 0। तो यहाँ से वेक्टर R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक, यह चीज़ मैंने निकाल दिया, यानी कि वेक्टर R की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू कैसे मैं निकाल रहा हूँ। ठीक, ये वेक्टर रूल्स का यूज़ करके इसमें निकाला जाता है। तो ये निकाल लिया मैंने, अब आगे बढ़ेंगे। अब इसके लिए जब हमको लिखना होगा फोर्सेस की वैल्यू, तो कैसे हम लिखेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, चूँकि वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है, कैसे फाइंड आउट किया बता दिया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसमें क्या अज्यूम करूँगा मैं, फिर से वही चीज़ अज्यूम करने जा रहा हूँ। इसको मैं क्या मान रहा हूँ, वेक्टर F21, और इधर जो फोर्स लग रहा है इसको मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, वेक्टर F12। ठीक, और वेक्टर R यह है ही, वेक्टर R के ही डायरेक्शन में मैं एक R कैप मान लेता हूँ, जो क्या है यूनिट वेक्टर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R। ठीक, R कैप क्या मान लिया मैंने,
यूनिट वेक्टर मान लिया किसके डायरेक्शन में, वेक्टर आर के डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन वेक्टर r1 r2 दिए गए हैं, यानी कि हमको फार्मूला किस में निकालना है, r1 r2 के टर्म में। ठीक, अब फिर से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो जो कूलम्स लॉ के हिसाब से F12 की वैल्यू लिखेंगे, वेक्टर F12 की, तो कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा, F12 क्या लिया हुआ है मैंने, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, दिख रहा होगा आपको, इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो ड्यू टू सेकेंड चार्ज कहने का मतलब इस डायरेक्शन में आर कैप की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि मैंने यूनिट वेक्टर जो लिया है वो आर के डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस ऑफ आर कैप। ठीक, इसी तरह से जब मैं लिखूँगा F21 की वैल्यू, वेक्टर F21, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बेसिक में पूछा जाता है। ठीक, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो इसके फॉर्म में पूछेंगे, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स देंगे, तो इसी का ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस फार्मूले को मैं डिराइव कर रहा हूँ यहाँ पे। कभी कभी इंटरमीडिएट में भी अगर आप लोग IIT JEE नीट लेवल पे जाएंगे तो जनरली JEE और JEE में पूछ लिया जाता है इस टाइप से, पोजीशन वेक्टर देके पूछ लेंगे। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं। Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ पे मैं R ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R लिया गया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर कैप। ठीक, अब अगेन देखिए, यहाँ से भी आप लोग चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं कि जो कूलम्बियन फोर्स है वो न्यूटन्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक, तो ये चीज़ें कहाँ से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, F21 क्या है, इतने के बराबर है, अगर इसमें से माइनस साइन बाहर कर दूँ तो ये F21 के बराबर ही लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, मैं एक चीज़ प्रूव कर सकता हूँ यहाँ से भी कि जो F12 वेक्टर है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ F21 वेक्टर के बराबर, यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है। ठीक, अब एक चीज़ और है, इसी फार्मूले को थोड़ा सा और मैं चेंज करके लिख सकता हूँ। जैसे कई बार फार्मूला नीचे r³ के टर्म में देता है तो लड़के कन्फ्यूज होते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि जो आर कैप होता है यूनिट वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या होती है, वेक्टर आर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, या इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, वेक्टर आर अपन आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को आर भी लिखा जाता है। ठीक, तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ F21 में या F12 किसी में भी, ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर F21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू वेक्टर R अपान R। ठीक, इसको अगर आप लोग पूरा सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, F21 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R³ वेक्टर R। ठीक, तो फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर फार्मूले में आर कैप लिखा हुआ है तो नीचे आर स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक, और अगर वेक्टर आर लिखा गया है तो R³ लिखा जाएगा। एक चीज़ मैंने बहुत और भी नोटिस किया कि स्टूडेंट्स बहुत गलत कर रहे हैं, इसमें गलतियाँ क्या कर रहे हैं, जैसे एक साइड वेक्टर लगा दिया, ठीक, दूसरे साइड वेक्टर नहीं लगाया, मतलब यहाँ मैंने वेक्टर लगा दिया और यहाँ वेक्टर नहीं लगाया, इस चीज़ को गायब कर दिए, तो ये फार्मूला गलत माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एक तरफ वेक्टर लगा रहे हैं तो दूसरे तरफ भी वेक्टर होना चाहिए, ताकि पता चले कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स ले रहे हैं तो वो डायरेक्शन कौन सा है, तो दूसरे तरफ वेक्टर का होना ज़रूरी है। ठीक, हाँ, अगर आप इस पर मैग्नीट्यूड लगा दें, जैसे मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर लिख दूँ इसी को, इसका मैग्नीट्यूड लिख दूँ फोर्स का, तो उस केस में आप लोग लिख सकते हैं जिससे मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वेक्टर F12 का मैग्नीट्यूड निकालें या वेक्टर F21 का मैग्नीट्यूड निकाल दूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो चूँकि मैंने मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखा हुआ, मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होता, ठीक, सिर्फ और सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो उस केस में क्या होगा, हमको यहाँ पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये चीज़ें आती हैं, तो ऐसे मैग्नीट्यूड की टर्म में इसको लिखा जा सकता है। ठीक, अब एक काम और करूँगा मैं यहीं पर, जैसे ये फार्मूला मैंने लिखा, तो चूँकि यहाँ पर अभी मैंने R की टर्म में लिखा हुआ है, R की वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पर मैंने, ठीक, तो ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दूंगा तो हमको पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में फार्मूला मिल जाएगा। ठीक, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ा सा मैं और शिफ्ट कर लेता हूँ बोर्ड, क्योंकि मुझे स्पेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है और ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ता है। तो वेक्टर F21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपान आर के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 इनटू इसका होल क्यूब। और दूसरी चीज़, होल क्यूब करने से पहले भी ये मैग्नीट्यूड का क्यूब है, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा, मैग्नीट्यूड का क्यूब होगा, इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये आएगा। यानी इसको क्या लिखा हूँ मैं, वेक्टर F21 की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब, ठीक। और इधर क्या आ गया, R2 माइनस R1, इस फॉर्म में लिखा जाएगा इसको, ठीक। तो ये क्या आ गया, F21 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, ठीक। तो ये फार्मूला भी आता है। तो फार्मूले में बहुत कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ध्यान देंगे अगर आप लोग। तो यहाँ पे R12 R21 जो लिख रहे थे, यहाँ पे वेक्टर R आ गया, बाकी वेक्टर R के जहाँ पे जो वैल्यू आई थी छोटी सी R2 माइनस I1, वही उठा के मैंने पुट कर दिया। तो चेंज बस इतना ही हुआ है, बहुत कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। मतलब ये नहीं है कि पीछे जो मैंने बताया वो और इसमें बहुत काफ़ी डिफरेंस है, कोई काफ़ी खास डिफरेंस नहीं है, ठीक। ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, क्योंकि कई चीज़ों को मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। और डिटेलिंग ज़्यादा करने का मतलब होता है कि वीडियो ऑटोमेटिक लंबी हो जाती हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, रेंज ऑफ द कोलम्बियन फोर्स लिखा गया है, ठीक। यानी कि जो कोलम्बियन फोर्स है वो किस रेंज में वर्क करता है। दूसरी बात, किस रेंज में अप्रोप्रिएट वैल्यू मिलती है, यानी कि उसके जो एग्जैक्टनेस है वो ज़्यादा सही होती है, ठीक, या एग्जैक्टनेस ज़्यादा मिलता है। तो जो हमारा रेंज है वो क्या है, 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के 18 नहीं है, 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के 10⁻18 मीटर तक, ये हमारा रेंज है कोलम्बियन फोर्स का, जहाँ पर कोलम्बियन फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और इससे ज़्यादा के लिए भी हमारा लॉ सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, इससे ज़्यादा दूरी के लिए भी लॉ लगाया जा सकता है, हाँ। बट जो एक्यूरेसी मिलती है वो इसमें ज़्यादा मिलती है, इस रेंज में एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। इससे छोटा क्यों नहीं ले सकते, 10⁻⁻15 जो होता है एटॉमिक रेडियस माना जाता है, किसी भी एटम का रेडियस जो होता है इतना होता है। तो अगर इससे छोटे डिस्टेंस हम ले लेते हैं तो वहाँ पे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस के डोमिनेटिंग होने के चलते वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रह जाता, ठीक। इसलिए इसके नीचे हम लोग नहीं जाते। इसके ऊपर जाने पे लॉ सही रहता है, बट एक्यूरेसी जो मिलती है वो एक्यूरेसी थोड़ी कम मिलती है, ठीक। तो माना जाता है कि इस रेंज के बीच में जो कूलम्ब्स लॉ का एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। आगे और बढ़ेंगे थोड़ा सा, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ आता है। लिमिटेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो ये है कि चार्जेज रेस्ट पे होने चाहिए। कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे थे, तो जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनीशन बताई थी वहीं पे मैंने बताया हुआ था कि चार्जेस क्या हो, रेस्ट पे हो पहली चीज़, या फिर बहुत स्लो मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, ठीक, एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही केस है, चार्जेस क्या होना चाहिए, रेस्ट पे, यानी कि मस्ट बी इन रेस्ट स्टेट। अगर ये मूव भी कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी इतनी कम हो कि उसको हम लोग रेस्ट पे एज्यूम कर लें। और दूसरी चीज़, मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये लिमिटेशन है पहला, ठीक। इसका दूसरा लिमिटेशन क्या होगा कूलम्ब्स लॉ का, जो हमारा रेंज है इसका, ये इसका दूसरा लिमिटेशन है, ठीक। रेंज कहने का मतलब जो हमारा कोलम्बियन फोर्स है वो 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के 10⁻18 मीटर के बीच में वर्क करता है। तो इतने के बीच में हमको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है, इससे बाहर जाने पे एक्यूरेसी कम मिलती है, ठीक। तो ये इसका दूसरा लिमिटेशन। तीसरा क्या होगा, इसकी तीसरी लिमिटेशंस क्या आती हैं, जो तीसरी लिमिटेशन आती है वो ये आती है कि जो चार्जेज हम लोग ले रहे हैं या जिस भी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया गया है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि मैंने दो ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज दिया, इन ऑब्जेक्ट्स का जो एक्सटेंशन है इनके बीच के डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, बहुत कम हो, ठीक, तभी इसको हम लोग क्या मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बॉडी जिस भी पाथ पे मोशन कर रही है उस पाथ का लेंथ बहुत ज़्यादा हो बॉडी के रेस्पेक्ट में, यानी कि बॉडी के लेंथ के रेस्पेक्ट में उस पाथ का लेंथ क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉडी को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या है
जो दोनों बॉडीज हैं जिसको भी हम चार्ज दे रहे हैं या चार्जेज ही ले लेते हैं, तो दोनों जो चार्जेज हैं उनका एक्सटेंशन जो है वो कितना होना चाहिए, दोनों के बीच के डिस्टेंस के या दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसके कंपेरिजन में बहुत कम होना चाहिए, ताकि इन बॉडीज़ को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर पाएँ। ठीक, तो ये इसका तीसरा लिमिटेशन है। तो ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस हैं। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, इसी में आ जाता है, चूँकि कूलम्ब्स लॉ से ही हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, तो इसी के साथ मैंने ले लिया कि इसी लेक्चर में आ जाएगा। नहीं तो अलग से एक लेक्चर और लेना पड़ता जो कि बहुत छोटा होता, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इसमें है क्या, जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि दो फोर्सेस का नाम लिया मैंने। एक बार मैंने कहा कि जब दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो, Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस R है, और लिया क्या गया है, एयर आर वैक्यूम। ठीक, हवा हो या निर्वात हो, एयर आर वैक्यूम। इस केस में जो हमारा फार्मूला आता है एफ का, वो कितना आता है, इसको मैं लिख देता हूँ एफ वैक्यूम। ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, इसी तरह से मैंने लिखा था एक फार्मूला कि अगर दोनों के बीच में कोई मीडियम हो तो एफ मीडियम की वैल्यू कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, डिस्टेंस दोनों का सेम रखा है, चार्ज दोनों सेम रखे हुए मैंने। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी या फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता बोली जाती है। और निर्वात कह लें या एयर कह लें, चूँकि निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो वैक्यूम के लिए 1 आती है। ठीक, वैक्यूम के लिए। और एप्सिलॉन नॉट या कह सकते हैं एप्सिलॉन जो होगा एयर के लिए, मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन एयर के लिए, इसकी जो वैल्यू होती है 1.00054 के लगभग बराबर होती है। ठीक, तो इसको हम लोग लगभग 1 मान लेते हैं एयर के लिए भी। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू 1 है उसी को हम लोग एयर के लिए मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, जब एयर की बात की जाएगी तो इसीलिए मैंने बीच में लिख दिया एयर आर वैक्यूम, दोनों के लिए 1 ही माना जाएगा। लेकिन हाँ, एयर के बियॉन्ड कोई और माध्यम आ जाए, कोई और मीडियम हो, तो उसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, एप्सिलॉन। इसको हम लोग क्या बोले थे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या ओनली परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक, निरपेक्ष विद्युतशीलता या सिर्फ विद्युतशीलता माध्यम का। ठीक, ये चीज़ आता है। अब देखिए, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी कि इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ वैक्यूम अपान एफ मीडियम। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग ध्यान से यहीं पे देखेंगे, मैं यहीं से डिवाइड करूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे है, Q1 Q2 अपन R² यहाँ पे है, Q1 Q2 अपन R² यहाँ पे है। तो Q1 Q2 अपन R² तो सीधा कट जाएगा, यहाँ 1/4 पाई है, यहाँ पर भी 1/4 पाई है, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल टोटल अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं Q1 Q2 अपान R², यहाँ भी आएगा, और होल टोटल अपान यहाँ भी क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपान R²। अब ये क्वांटिटी कटेगी, यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। यानी कि जो हमारी एफ वैक्यूम अपान एफ मीडियम की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और ये जो क्वांटिटी आ रही है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन आर, इसी को हम लोग के लिखते हैं। ठीक, क्योंकि शुरुआत में मैंने एक के ले रखा था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, तो अगर उसको आप लोग कैपिटल के मानते हैं तो इसको स्मॉल के मान लीजिए, या अगर उसको स्मॉल के मानते हैं तो इसको कैपिटल के मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती, नोटेशन है। ठीक, तो ये इसको हम लोग के लिखेंगे या एप्सिलॉन आर लिखेंगे। अगर आप एप्सिलॉन आर लिखते हैं तो इसको आप लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, या के लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यानी कि जो हमारा के है
इसी के को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक, अब रिलेटिव परमिटिविटी के लिए फार्मूला क्या आ गया, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है मीडियम की, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। ठीक, अब यहाँ से एक डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफिनेशन क्या आएगी, जो फोर्सेस का रेशियो है किसके, एफ वैक्यूम टू द एफ मीडियम, यानी कि निर्वात के फोर्स तथा माध्यम के फोर्स का जो रेशियो आ रहा है या अनुपात है, वही किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। यहाँ से एक चीज़ और आप लोग प्रूव कर सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो कई बार क्या किया जाता है फार्मूले में, जहाँ पे एप्सिलॉन लिखा हूँ मैं, यहीं पे क्या लिख देंगे, एफ मीडियम के लिए। ये फार्मूला मैं नीचे फिर से लिख देता हूँ, बोर्ड थोड़ा सा शिफ्ट करके, एफ मीडियम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स एप्सिलॉन, जहाँ पे क्या आ गया, के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के एप्सिलॉन नॉट आ गया, इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग किसी दो चार्जेस के बीच कोई माध्यम इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस मीडियम के इंट्रोड्यूस होने से फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा। एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कई बार वनडे एग्जाम्स में पूछ लेता है कि किसी दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस किया गया तो उस पर क्या इफेक्ट आता है, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा फोर्स। दिख रहा है, डिवाइड में आ रहा है, डिवीजन में या डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, के टाइम्स वो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ से आप चीज़ को कन्फर्म कर पा रहे होंगे। दूसरी चीज़, एक बार कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, उसके बाद दो मासेस हैं, दो मासेस के बीच में अगर हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करें, तो एक चीज़ जानते रहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव टाइप का होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसके बीच में मीडियम कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। ठीक, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में मीडियम आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो सोचिए कि आप लोग ज़मीन से 4th फ्लोर या 6th फ्लोर ऊपर चले गए, तो बीच में तो पूरा एयर हो गया, उसके बाद कई सारी वाल्स भी हैं, तो उसका इफेक्ट आना चाहिए, आपके ऊपर ग्रेविटी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर उतना ही लगता है। बट चार्जेस के केस में ऐसा होगा, चार्जेस के केस में मीडियम का इफेक्ट आएगा। अगर बीच में कोई मीडियम आ गया तो फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा डिक्रीज करता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आज का पूरा डिस्क्रिप्शन था, यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा लेक्चर। कूलम्स लॉ से स्टार्ट किया था मैंने, कूलम्स लॉ लिया, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा, उसके वेक्टर फॉर्म को पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में भी देखा, उसके बाद लिमिटेशंस क्या होती हैं, कूलम्स लॉ का रेंज क्या होता है, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया। अब अगले वीडियो लेक्चर में इसी से रिलेटेड हम लोग 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।